तो देखो बच्चों, बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, एक्सटेंशन है ये रदरफोर्ड मॉडल की। ये है एक्सटेंशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। जो रदरफोर्ड मॉडल था उसकी एक्सटेंशन है ये। रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन क्या थी कि ये बता नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ये बता नहीं पाया। क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पीशीज है, जैसे वो रिवॉल्व करेंगे वो अपनी एनर्जी लॉस करेंगे और फाइनली किसके अंदर चले जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर एक्सप्लोजन हो सकता है। बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बोहर ने क्या किया था, कुछ कंसेप्ट तो रदरफोर्ड के ही उठाए, डायरेक्ट रदरफोर्ड के कंसेप्ट उठाए और उसके बाद अपना एक मॉडल दे दिया। और इसका जो बेसिस था, ये किसके ऊपर बेस्ड था, वो थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे ये बेसिस था। इसके जितने भी पोस्टुलेट हैं, ये किसको ध्यान में रख के अपने पोस्टुलेट बनाए थे इसने? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। तो अगर हम इसके फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करें तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था कि एटम के अंदर एक हैवीली डेंस न्यूक्लियस होता है। उसका मतलब क्या है कि सारा का सारा मास एटम का उस एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है। और मास का मतलब है, किसकी बात कर रहा हूं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। क्लियर है? तो फर्स्ट क्या होगा? एटम हैज a dense nucleus present at its center. Present at its center. Electrons are revolving around this nucleus in circular orbits. सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं उस न्यूक्लियस के अराउंड। और फिक्स ऑर्बिट है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। क्लियर है? वो फिक्स रहेंगे। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करेगा बट ऑर्बिट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। क्लियर? सेकंड हम क्या कह सकते हैं? These orbits are stationary, having a fixed amount of energy. Having a fixed amount of energy. इनके अंदर एनर्जी का अमाउंट क्या होगा? फिक्स होगा। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। बोहर gave them name as KLMN। मीन्स अगर ये कोई न्यूक्लियस है एंड सो ऑन, आगे भी होंगे, तो उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा वो होगा K, सेकंड वाला जो होगा वो होगा L, थर्ड वाला जो है वो होगा M और फोर्थ वाला जो है वो होगा N एंड सो ऑन। और अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो K के लिए इंटीजर कितना हो जाएगा? N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पढ़ेंगे हम क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4 होता है। K, L, M, N इनको शेल भी कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं। N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन के शेल में है तो उसकी एक फिक्स एनर्जी होगी, एल में है तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। हम पहले बाकी पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं, फिर हम कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी भी कर लेंगे। तो थर्ड पोस्टुलेट देखिए। थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो फोर्सेस हैं वो कितनी होगी। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है
तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब कोई चीज सर्कुलर घूम रही है तो फिजिक्स क्या कहती है, कोई चीज सर्कुलर घूम रही है तो वो बाहर की तरफ जाएगी, कौन सी फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो देखिए द सर्कुलर मोशन of electron is balanced by two forces, that is कौन कौन सी फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल में, क्या होती है, जब हम किसी चीज को रस्सी से बांध के, मान लो गेंद को बांध के ऐसे घुमाएंगे और छोड़ेंगे, वो बाहर की तरफ जाएगी। इसका मतलब एक फोर्स है जो इस सर्कुलर मोशन को बाहर की तरफ खींचेगी, एक फोर्स है जो अंदर की तरफ खींचेगी। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, सेम। तो हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या होती है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। Q1 क्या होता है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रोटॉन्स। Q2 क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, और K यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई E नॉट एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ हमने इतना डिटेल में नहीं लिखना, K की डायरेक्ट वैल्यू होती है 9 × 10⁹9। तो अगर मैं Q1 की बात करूं तो ये है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, लेकिन Z से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि Z क्या है, एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स तो ज्यादा होंगे ना, प्रोटॉन्स तो ज्यादा होंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो हम कितने इलेक्ट्रॉन के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, 1। Q2 क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कितना मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ E। ध्यान दीजिए, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, लेकिन अगर मैं पूरे न्यूक्लियस की बात करूं तो उसमें प्रोटॉन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बन गया, दिस इम्प्लाइज, आप नीचे कर लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बन गया, K ZE बाय आर स्क्वेयर। इसको सॉल्व करने पे क्या बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या बना, K ZE² बाय आर स्क्वेयर। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, K ZE² बाय आर स्क्वेयर। अब अगर हम सेंट्रीफ्यूगल की बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो बन जाएगी mv² बाय आर। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। m लिख लीजिए, वेयर m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कि जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो न्यूक्लियस से कितनी दूर है। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करूं और अगर यहाँ होता तो जैसे जैसे दूर जा रहा है रेडियस उसकी बढ़ रही है। क्लियर है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। आप इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब मैथमेटिकली इक्वेशन 1 और 2 क्या होने वाली है, इक्वल। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन काउंटर बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों इक्वल होंगी, K ZE² बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल टू mv² बाय आर। आप इसको कह दो इक्वेशन नंबर 3। इसकी हेल्प लेंगे अपन
ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करने में, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने में, और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है, एनर्जी ऑर्बिट की है। अगर इस ऑर्बिट में है तो एनर्जी कुछ डिफरेंट है, और अगर इस ऑर्बिट में है तो एनर्जी कुछ डिफरेंट है। ध्यान रखना, यही तो लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की, जो एनर्जी नहीं बता पाया। इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। क्लियर है, ये ऑर्बिट वही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट है कि ऑर्बिट तो होंगे बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेंगे जिनकी एंगुलर मोमेंटम सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के इक्वल होती है। क्लियर है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स around nucleus only in those orbits whose angular momentum is some integral multiple of h/2π, सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv/r। m इंटू वी होती है लीनियर मोमेंटम, और अगर r रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ मैच मत कर लेना, वो होती है mv²/r, ये है mv इंटू r। क्या होगा? nh/2π, वेयर n क्या हो सकता है? इंटीजर 1 से शुरू होगा, 0 नहीं हो सकता। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देना, प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है इसकी? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल किसका यूनिट है? वॉट के। क्लियर है, एनर्जी के। तो अगर SI यूनिट की बात हो रही है तो मास किस में लेना है? किलोग्राम में। डिस्टेंस किस में लेनी है? मीटर में। टाइम सेकंड में, पर सेकंड नहीं है, जूल सेकंड। क्लियर है, तो फोर्थ पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिनकी एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π है। ठीक, फिफ्थ पोस्टुलेट देखिए। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जब तक रिवॉल्व करते हैं तब तक ना तो वो एनर्जी लॉस करेंगे और ना ही गेन करेंगे। तो लिखिए, इलेक्ट्रॉन do not lose or gain energy when revolve in circular orbits, circular stationary orbits, क्योंकि हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, बिकॉज ईच स्टेशनरी ऑर्बिट हैज फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। कैलकुलेट करेंगे उसको, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब तक वो उस ऑर्बिट के अंदर है ना तो एनर्जी लॉस। और यही तो लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की, यही लिमिटेशन थी ना। वो कहता है कि जैसे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है वो एनर्जी लॉस करता है और सेंटर में चला जाता है। ये कहता है कि वो रिवॉल्व, इसने बात ही खत्म कर दी स्टेशनरी ऑर्बिट बोल के, कि जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में ना तो एनर्जी लॉस करेगा ना ही गेन करेगा। अगर वो एनर्जी गेन करेगा तो ऑर्बिट चेंज करेगा। क्लियर, नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखो। सिक्स्थ पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन can excite or jump to
हायर एनर्जी ऑर्बिट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। फोटोन लिख दिया गया तो उसका मतलब क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए कितने फोटोन की रिक्वायरमेंट है, 1। और सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन को वापिस आने, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी व्हेन इट कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस भी करेगा और सेम अमाउंट लॉस करेगा जितना गेन करके गया था। तो ध्यान देना, थोड़ा डायग्राम को अच्छे से समझना। अगर मैं इसके लिए n की वैल्यू देखूं तो ये 1 है, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3, और अगर एक और होगा तो उसके लिए n की वैल्यू 4 होगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है तो इसको मैं क्या कहूंगा, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट और n इज इक्वल टू अगर 2 हुआ, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जंप करके यहां चला गया, अब इसने जंप किया तो इसके लिए ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। n इज इक्वल टू 2 क्या हो सकती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, और सेकंड एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल तो सेकंड रहना है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, फर्स्ट होगी। और ये क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो ध्यान रखना, एनर्जी लेवल तो वही होगा जितना n की वैल्यू है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट एक कम रहेगा। n इज इक्वल टू 3 हो तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एनर्जी लेवल बोल सकते हैं इसको। और अगर कहीं पे ग्राउंड स्टेट बोला जाए तो अपने आप समझ जाना, n इज इक्वल टू 1 की बात हो रही है, ग्राउंड स्टेट यही है। क्लियर है? तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो वो ग्राउंड से उठ के कहां चला जाएगा, एक्साइटेड में। पता चल जाएगा इन ऑर्बिट के बीच में गैप कितना है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे इन ऑर्बिट की एनर्जी, फिर पहले रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, फिर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, और फिर हम इनकी अलग अलग एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इनको माइनस कर देंगे और पता लगा लेंगे कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठ के जाने में यहाँ कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इस गैप को कवर अप करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। सेकंड पोस्टुलेट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बोहर मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है। यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या है, जिसके अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो लिख लीजिए, बोहर मॉडल is valid only for unielectronic species. For example, or hydrogen-like atoms. एक तो हाइड्रोजन के लिए वैलिड है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। अगर मैं मान के चलूं हीलियम पॉजिटिव, हालांकि हीलियम पॉजिटिव होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, 2 पॉजिटिव। हालांकि लिथियम पे 2 पॉजिटिव होता नहीं है, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं अगर हो तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 3, 2 लॉस हो गया बचे 1। इसका एटॉमिक नंबर 2, 1 लॉस हो गया बचा 1, इसके पास होता ही 1 है। उसके बाद 4 किसका होता है, बेरिलियम का, फिर बोरोन का, फिर कार्बन, फिर एटसेट्रा, इनके लिए वैलिड है। क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए, यूनी इलेक्ट्रॉन, मतलब ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है अगर स्पीशीज में तो यह मॉडल वैलिड है, अदरवाइज ये फेल है। इसकी लिमिटेशन भी आएगी आगे। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है,
यूनी इलेक्ट्रॉनिक के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलग अलग फोर्सेस लगती हैं, शेडिंग इफेक्ट लग जाता है, पेनिट्रेटिंग पावर देखी जाती है, किस ऑर्बिटल के अंदर फिर आएगा क्वांटम मैकेनिक्स, वहां अराइज होगा क्वांटम मैकेनिक्स का, जब ये फेल हुआ था। क्लियर? अब हम कैलकुलेशन करते हैं रेडियस की, एक पोस्टुलेट लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब जो हमने दोनों इक्वेशन लिखी थी वो बताइए मुझे। इक्वेशन 3 क्या थी? mv² बाय r इज इक्वल टू क्या था? kze बाय आर स्क्वायर। और अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? kze² बाय आर स्क्वायर। उसके बाद क्या था हमारे पास? mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। ये थी इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से v की। v क्या बनेगा यहाँ से? दिस इम्प्लाइज v क्या बना? ये इधर आ जाएगा nh बाय 2 पाई m इंटू r। इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं तो रेडियस कैलकुलेशन क्या बनेगा? इक्वेशन 3 में पुट करने पे ध्यान दीजिए, m बाय r अलग कर लिया, v है हमारे पास उसका स्क्वायर कर देते हैं, nh बाय 2 पाई mr इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? k जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहां से इसका स्क्वायर करते हैं, m बाय आर इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा k जेड डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिनोमिनेटर, आर स्क्वायर डिनोमिनेटर कैंसल। और कुछ देखो अगर कैंसल हो रहा है तो यहाँ से हमें आर कैलकुलेट करना है, आर उधर ले जाओ, ये सारा इधर ले आओ, तो क्या बना? आर इज इक्वल टू, ये इधर आ रहा है एम से, एम स्क्वायर की पावर कट गई, क्या बचा? एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर बाय क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर एम इंटू के जेड ई स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या करना है? एन स्क्वायर को अलग करना है और जेड को अलग करना है, बाकी सारे को इकट्ठा लिखना है। एन स्क्वायर बाय जेड को इस तरफ लिख देना है, एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब देखिए ये सारों की वैल्यू हमें पता है, क्लियर है? इन सब की वैल्यू हमें पता है। देखिए एच क्या पुट कर सकते हैं हम? सर जेड आपने बाहर लिख दिया ना, जेड नहीं आएगा, ओके जेड यहाँ नहीं आएगा, यहाँ लिख दिया। एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻³ 34 जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। के की वैल्यू मैंने आपको बता दी 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। तो ये सारी वैल्यू पुट करके जब आप सॉल्व करोगे सारी वैल्यू, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी सारे की, मैं किस में लिख रहा हूं? एंगस्ट्रॉम में। आपको किस में मिलेगी? मीटर में। तो ये आएगी 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सारी मीटर तो चलो बाद में लगाएंगे। एन स्क्वायर बाय जेड ये आएगी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, पीछे लिख सकते हैं यूनिट्स एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये मीटर में आएगी भाई। मीटर लिख लेना, मीटर में आएगी 10⁻⁻10 मीन्स एंगस्ट्रॉम। और इसको
लिख दिया जाता है, ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। ए नॉट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 0.529। कुछ बुक्स के अंदर क्या कर रखा होता है 5.29 या 52.9, वो पिकोमीटर में नैनोमीटर में चेंज कर दी जाती है। आप एक ही कर लेना, क्लियर है। अगर आपको चेंज करना हो तो 1 एंगस्ट्रॉम में ध्यान रखना 10 की पावर -10 मीटर, नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर, पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर। आपस में कन्वर्जन कर लेना इनका। तो ध्यान दीजिए यहाँ से, यहाँ की रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब मुझे ये बताइए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको? रेडियस ऑफ ऑर्बिट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है यहाँ से? एन के, एन स्क्वायर के। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जेड के। मतलब जैसे जैसे हम शेल से दूर जाते जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, एन क्या था? इंटीजर नंबर, के एल एम एन। जैसे जैसे दूर जाएंगे रेडियस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इफ एन इंक्रीजेस देन आर इंक्रीजेस। जैसे जैसे ऑर्बिट से दूर जाएंगे उसकी रेडियस ऑर्बिट की बढ़ती जाएगी। सेकंड, जैसे जैसे जेड इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर, थर्ड चैप्टर में केमिकल पीरियोडिसिटी में जब मैं आपको एटॉमिक रेडियाई करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा जैसे जैसे जेड इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट तो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है एटम का। सेम शेल के अंदर शेल सेम रखना है। अगर एन सेम है और जेड चेंज कर रहे हो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में तो आर क्या होता है? डिक्रीज करता है। देन आर डिक्रीजेज और ब्रैकेट में स्पेशल लिखना है ना फ्रेंड, एन इज कांस्टेंट। शेल चेंज नहीं होना चाहिए, शेल चेंज तो रेडियस तो बढ़ गई ऑटोमेटिकली। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए हमारे यहाँ से। और ध्यान रखना सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये मिलेगा, उसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो 9th क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन ए ऑर्बिट। वही यूज करते हैं अपन। MVR क्या था हमारे पास? NH/2π। और MV²/R वो क्या था हमारे पास? K Z T²/R²। क्लियर है। R की वैल्यू हमें जो मिली थी वो हम वापस किसमें पुट करेंगे? यहाँ। तो एक बार तो पहले R की वैल्यू जो भी पीछे हमने कैलकुलेट करी है, कैसे कैलकुलेट करी थी? V की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करी थी। क्लियर है। तो क्या आएगा? एक बात और है, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास मुझे ये बताओ R की वैल्यू क्या आई थी कैलकुलेट करने के बाद? क्या थी? 0.529। क्या आया था? m²/z। और क्या आया था साथ में? एंगस्ट्रॉम। मतलब आप मीटर में लेके चलो तो क्या आया था? क्योंकि जो वेलोसिटी के यूनिट्स लेके चलेंगे वो क्या होंगे? मीटर पर सेकंड। तो हमें मीटर के अंदर लेके चलने हैं। m²/z 10 की पावर -10। ये आया था हमारे पास। एन के कोई यूनिट्स नहीं होते, नंबर है, जेड भी एटॉमिक नंबर है, कोई यूनिट्स नहीं होते, तो इसी के मीटर थे। अब यही आर की वैल्यू आप कहाँ पुट कर सकते हो? यहाँ पे। तो कर दो पुट। इसको इक्वेशन नंबर कितना नाम दिया था हमने? 4। पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन है 4। तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, V इज इक्वल टू क्या बना? NH/2π m इंटू R। तो क्या बनेगा? ये वैल्यू पुट कर दो। अगर R की वैल्यू पुट करते हैं क्या बना? NH/2π m इंटू R की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/0.529 इंटू 10 की पावर -10 n²/z है, उल्टा हो जाएगा। क्या बनेगा? Z/n²। तो वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। V इज इक्वल टू क्या मिला हमें? n से n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक क्या बना? 1/2
इंटू एच की वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस है 34, पाई की वैल्यू 3.14, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस है 31 और इंटू नीचे क्या पड़ा है 0.529 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10। साथ में क्या बचा ऊपर जेड और नीचे एन। आप इस सारे को सॉल्व कर लेना, आपको ये मिल जाएगा 2.188 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जेड बाय एन। जेड बाय एन पावर देखिए यहाँ पे कितनी है -31, बेस सेम तो पावर है कितनी बन गई -41, ऊपर जाके +41, 41 माइनस 34 10 की पावर +7 +6 है, मतलब कुछ पॉइंट में एक आधी पावर का लेन देन किया होगा हमने, तो सही है ये बिल्कुल। यूनिट्स क्या होंगे मीटर पर सेकेंड, थोड़ा गैप दे के लिखना कहीं एम और एस मिक्स मत कर देना। अब यहां से देखिए रिजल्ट, यहां से रिजल्ट आपको क्या मिलेंगे अगर आप जेड इंक्रीज कर रहे हो, इफ जेड इंक्रीजेस तो उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, v ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन की स्पीड उतनी ही ज्यादा। और इफ n इंक्रीजेस, n इंक्रीज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी दूर होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। आपके सामने ये डिक्रीज आएगा क्योंकि v और n क्या है इनवर्सली, v और z क्या है डायरेक्टली। सामने आपके रिजल्ट। लास्ट और इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। अब हम जितने भी पोस्टुलेट कर चुके हैं उन सबका यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट लिखा मतलब इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन उस पार्टिकुलर ऑर्बिट में होगा तब उसकी कितनी एनर्जी होगी, तो वो होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी उसका फॉर्मूला होता है कि जेड ई इंटू माइनस ई, इस बार इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कंसीडर करना है, बाय आर, आर स्क्वायर नहीं वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है कि कांस्टेंट जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेकिन माइनस सिंबल ले रहे हैं, बाय आर क्या बनाइए -kZe² बाय आर। दिस इंप्लाइज टोटल एनर्जी क्या बन गई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस kZe² बाय आर। इक्वेशन नंबर 4 तक हो चुकी है पहले, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या था mv² बाय आर, क्या था kZe² बाय r²। तो यहां से mv² क्या बना kZe² r बाय r², ये कट गया r² से, r हाफ से मल्टीप्लाई करें, हाफ से मल्टीप्लाई करें क्या बना kZe² बाय r। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, तो क्या बनेगा पुट वैल्यू ऑफ हाफ mv² इनटू इक्वेशन 5, क्या बना टोटल एनर्जी इज इक्वल टू kZe² बाय, सॉरी यहां से हाफ से मल्टीप्लाई करना है ना दोनों साइड, 1/2 kZe² बाय r माइनस kZe² बाय r। कॉमन है ये,
यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है, हाफ -1 माइनस हाफ, क्या बचा? टोटल एनर्जी क्या आया? -1/2 kz E²/r। अब इसके अंदर देखिए, आपने r की वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू कितनी आई थी? n² h²/4π² m z E² है, उसके बाद है k। क्लियर है? अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसके अंदर। दिस इम्प्लाइज टोटल एनर्जी कितनी बनेगी? -1/2 kz E² एज इट इज है। इधर लिख रहा हूं भाई मैं, 1/r हमारे लिए उल्टा हो जाएगी सारी वैल्यू, m² f² नीचे, और ये आ जाएगा उसके ऊपर 4πmz E² k। अब देखिए जो कैंसल हो रहा है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बना? -1/2। आपने क्या काम करना है? k का स्क्वायर हो जाएगा 4π k², इलेक्ट्रॉन की पावर हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, m, और z का स्क्वायर पीछे लिख लेते हैं, डिवाइड बाय h², z²/n²। पाई की वैल्यू 3.14, k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, m की वैल्यू 9.1 × 10⁻31, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलनी चाहिए आपको। देखिए 3 वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू है -21.8 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाय z²/n², जूल पर एटम। ध्यान रखना, जूल पर एटम। 3 वैल्यू करनी है आपको। ये है जूल पर एटम। और इसके बाद अगर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हो इसको। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? ये नीचे आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, -19 पहले बढ़ा और ये मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई होगा। दिस इम्प्लाइज टोटल एनर्जी, एक तो ये आ गया, बिल्कुल सही है, एक तो ये आ गया। टोटल एनर्जी क्या बनेगा? 21.8 × 10⁻⁻19 इंटू, ये वैल्यू पुट कर दो, 1/1.6 × 10⁻⁻19 z²/n² पीछे आ जाएगा। और यूनिट्स क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ध्यान रखना, पर एटम बनेंगे। सॉल्व करने पे कितना मिलेगा? 1.6 21.8। ये माइनस है भाई, आगे माइनस है, मिलेगा -13.6 z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बुक्स के अंदर क्या कर रखा है? z² गायब कर रखा है। क्यों? क्योंकि z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 और 1 का स्क्वायर गायब कर रखा है। तो आप ना भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि z ये किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो Z1 है, लेकिन हीलियम की बात करें तो Z1 नहीं है, Z2 है। तो इसीलिए मैंने Z लिखा है। ये थर्ड वैल्यू आई टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट की, सेकंड वैल्यू, सॉरी। अब हमें चाहिए एक और वैल्यू,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। और 1 मोल के अंदर एटम कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर +23 एटम। और मोल में कन्वर्ट करना है हमें, तो 1 एटम में मोल कितने होंगे? 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 प्लस की रहेगी, डिवाइड में ले आए मोल। अब यहाँ एटम डिवाइड में है तो डिवाइड कर देंगे इससे, क्लियर। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो बन जाएगी -13.6 Z²/N² इंटू 10 रेज़ टू पावर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। तो ये सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगी, सॉरी इसको भी कन्वर्ट कर दो किलो जूल में, इसको जूल में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। तो ये आ जाएगी जूल पर मोल में, ठीक है। सारे को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा -1312 डिवाइड यहाँ पे N²/Z²/N²। यूनिट्स कहेंगे, ध्यान दीजिए जूल है। अगर ये सारा सॉल्व करने पे लिख रहे हो तो किलो जूल आएंगे, किलो जूल पर मोल। तो आपकी 3 वैल्यूज आई हैं, तीनों आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एक खास बात, तीनों वैल्यूज के अंदर टोटल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Z के। टोटल एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? N के। तो रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट इफ Z increases, total energy increases, और if N increases, total energy decreases। मतलब इलेक्ट्रॉन जितना ऑर्बिट से ज्यादा दूर जाता जाएगा, जितना एटॉमिक नंबर उसका ज्यादा होता जाएगा, टोटल एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और N जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एनर्जी कम है भाई, वो नेगेटिव में वैल्यू कम हो जाती होती जाएगी। क्लियर है? नेगेटिव में कम होगी, ओवरऑल हम इंक्रीज ही बोल सकते हैं उसको, क्योंकि आगे नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी हम कल कर लेंगे। In 1913, Niels Bohr proposed an atomic model that quantitatively explained the features of the structure of hydrogen atom and its spectrum. The postulates of it describe motion of electrons in a stationary orbit, fixed energy of electrons, energy change during transition of electrons, and fixed angular momentum of electrons. The first postulate states that the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in circular paths of fixed radius and energy called orbits. Orbits are arranged concentrically around the nucleus and are also called stationary states or allowed energy states. Electrons are held by the nucleus in orbits by a strong electrostatic force. According to the second postulate, the energy of an electron in the orbit remains constant until the electron absorbs energy to jump to a higher orbit or releases energy to move to a lower orbit. So each emission or absorption of radiation energy represents the electron's transition from one stationary orbit to another. The energy difference between the two orbits is given by equation delta E is equal to E final minus E initial. The third postulate states that the frequency of the radiation emitted or absorbed can be represented by the equation nu is equal to delta E divided by H. That is, E2 minus E1 divided by H.
where E1 and E2 are the energies of the lower and higher stationary states, and H is the Planck's constant. The fourth postulate states that an electron moving in a circular orbit has an angular momentum equal to the product of its mass me, linear velocity v, and radius of orbit r, which can be expressed as an integral multiple of h divided by 2 pi, where n is an integer that has the values 1, 2, 3, and so on, and h is the Planck's constant. Since angular momentum can only be an integral multiple of h divided by 2 pi, only certain fixed orbits or stationary states are allowed for electrons to move around the nucleus. Let us now get into more details of Bohr's theory of hydrogen atom. According to Bohr's theory, the stationary states for electron are numbered n is equal to 1, 2, 3, and so on. These integral numbers are called principal quantum numbers. The radii of stationary states or orbits can be given by the expression. Radius of the nth orbit, Rn, is equal to n square multiplied by the constant A0, which is equal to 52.9 picometer. This means that the smallest possible value of r, or the radius of the very first orbit, where the sole electron of the hydrogen atom found in its ground state, is equal to 52.9 picometer. This radius is called Bohr's radius. The energy of a stationary state or orbit is given by the equation. Energy of the nth orbit, En, is equal to minus Rh multiplied by 1 divided by n square, where n is the principal quantum number of the orbit and Rh is Rydberg's constant, whose value is 2.18 multiplied by 10 raised to the power minus 18 joules. Energy of nth orbit of a hydrogen atom in electron volts is equal to minus 13.6 divided by n square. Thus, the energy of the ground state, n is equal to 1, for hydrogen atom is equal to minus 2.18 multiplied by 10 raised to the power minus 18 joules. The energies of excited states can be measured in the same way and represented in the form of an energy level diagram. Note that the energy of the stationary state, n equal to infinity, is 0. At this energy level, the electron is completely free from the influence of nucleus. In other words, the hydrogen atom is said to be ionized. An electron emits energy as it approaches towards the nucleus, and hence its energy decreases with decrease in distance between it and the nucleus. This principle accounts for the negative sign of energies of electrons in various orbits. Bohr's theory also applies to other ions which are isoelectronic with hydrogen, such as helium plus, lithium 2 plus, and beryllium 3 plus ions that contain 1 electron each. The energies of the stationary states of hydrogen-like species are given by the expression En is equal to minus Rydberg constant multiplied by the square of atomic number divided by the square of principal quantum number. The orbit radii of these ions is given by the expression Rn equal to Bohr's radius multiplied by the square of principal quantum number divided by the atomic number. From the orbit energies and radii equations of hydrogen-like ions, it can be deduced that with increase in Z, the value of energy becomes more negative and the radius becomes smaller. Bohr's theory
also states that the magnitude of velocity of electron increases with increase of positive charge on the nucleus, that is, increase of atomic number, and decreases with increase of principal quantum number. Although Bohr's theory is not based on the modern quantum mechanics, it helps to resolve many questions related with atomic structure and spectra. For example, it provides explanation for main limitation of Rutherford's model, the stability of an atom. According to Bohr's model, electrons are held in stationary orbits by virtue of an electrostatic force. That's why they don't fall into the nucleus. The model also stated that electrons are distributed in concentric orbits around the nucleus. The orbits have a specific energy, which decreases or increases during the electronic transition. In addition, it helps to quantitatively explain the emission and absorption line spectrums of hydrogen and hydrogen-like species. Let's see how. According to the second postulate of Bohr's model, the energy gap between the two orbits is given by the equation delta E equals to E final minus E initial. Since the energy of a stationary state is given by the equation En is equal to minus of Rydberg's constant multiplied by 1 divided by n square, we can substitute E final in the energy change equation by minus RH divided by n final square and E initial by minus RH divided by n initial square to get an equation similar to the expression used by Rydberg. Note that in case of absorption of energy, delta E is positive, and in case of emission, delta E is negative. Thus, each spectral line in absorption or emission spectrum can be associated to transition of states by the electron of a particular hydrogen atom. Bohr's model also shows that the intensity of each spectral line depends upon the frequency or wavelength of photons absorbed or emitted. Because of the presence of multiple hydrogen atoms, a large number of spectral lines are observed. The frequency associated with the absorption and emission of the photon can be calculated using the equation delta E divided by h, where h is the Planck's constant. The wavelength can be calculated by dividing the velocity of electron with the frequency of the radiation. The more the number of photons of a particular frequency or wavelength absorbed or emitted, the more the intensity of the associated spectral line. Bohr's atomic model of hydrogen atom, therefore, helps to get most of the answers to the questions prevalent at that time. However, it could not explain the line spectrum of multi-electron atoms, presence of doublets in the hydrogen spectrum when observed through sophisticated spectroscopes, the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field, a phenomenon called Zeeman effect, the splitting of spectral lines in the presence of electric field, a phenomenon called Stark effect, the ability of atoms to form molecules through chemical bonding, and the dual nature of electrons both as wave and particle. It contradicts Heisenberg's uncertainty principle, which says that it is possible to determine both the position and velocity of an electron simultaneously and accurately.